चलिए अब हम शुरू करते हैं। ये जो है यही ट्रस्ट के माध्यम से ही सारा प्रोग्राम आयोजित किया गया है। ये इसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं तो यही है टाटा रतन जी। अब इन्हीं से प्रभावित होकर ही सारा प्रोग्राम आयोजित किया गया है। एक मिनट, चलिए यही चीजें हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ये आखिर है क्या। ये कहा जा रहा है कि ये आपका सेंट्रल सिलेक्शन ऑफ द कांस्टेबल, इसी को हम लोग CSBC कहते हैं, है ना। अब इसी के यही एक सिलेक्शन कमीशन है। ये बिहार का सिलेक्शन मतलब कर्मचारी सिलेक्शन कमीशन है या आयोग इसको कह सकते हैं। ये आयोग है। इसी के द्वारा ये जो आप देख पा रहे हैं, बिहार पुलिस हो या प्रोबेशन डिपार्टमेंट हो या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो या बिहार फायर सर्विस या बिहार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, इस सारे डिपार्टमेंटों की जो कर्मचारी का चयन होता है इसी विभाग के द्वारा किया जाता है। इसके बाद हम लोग मुख्य रूप से आज इसी के बारे में जानेंगे कि बिहार पुलिस के लिए क्या कैटेगरी होता है या क्या उसकी अहर्ताएं होती है, क्या उसका उपयोगिता है, तमाम सारी बातें अभी हम देखेंगे। यही है सबसे पहले, इसी को कहा गया है कर्मचारी चयन आयोग। क्या कहेंगे? यही है कर्मचारी चयन आयोग सिपाही भर्ती, जो सरदार पटेल भवन, 6ठा तल, ब्लॉक इतना, जवाहर नेहरू मार्ग, पटना। ये जो केंद्रीय चयन आयोग देख रहे हैं, इसी के द्वारा बिहार पुलिस की भर्ती का आयोजित किया जाता है। अब सबसे पहले ये जानें कि बिहार पुलिस के लिए क्या क्या अहर्ताएं हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि सिपाही पद, इसके द्वारा जितने भी सिपाही पद के लिए वैकेंसी निकाला जाता है या सिपाही पद के लिए आवेदन की जो पात्रता होती है, क्या क्या आपका होना चाहिए। तो सबसे पहले बातें तो कह रही है, कॉमन बात है जो आप लोग भी शायद समझते होंगे कि भारतीय नागरिक होना सबसे अनिवार्य है, ये सबसे पहली है। दूसरी अगर हम देख लें तो ये शैक्षणिक योग्यता जो होता है कि कितना कम से कम होनी चाहिए। तो सिपाही भर्ती पद के लिए शैक्षणिक अहर्ता ये इंटरमीडिएट उत्तीर्ण पास है, इंटरमीडिएट उत्तीर्ण पास होना चाहिए। कहाँ से? या तो बिहार सरकार से, बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत या मौलवी प्रमाण पत्र, अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत। ये तमाम किसी भी बोर्ड के द्वारा अगर आप इंटरमीडिएट किए हुए हैं तो आप इसके पात्रता हैं, आप इसका भरने के लायक हैं। उसके बाद अगर हम बात कर लें कि सबसे पहले इसके लिए उम्र क्या होती है, इस पद के लिए कितने उम्र होते हैं, किस कैटेगरी के लिए क्या उम्र होते हैं। तो कहा गया कि समान अनारक्षित वर्ग के पुरुषों के लिए एवं महिलाएं के लिए न्यूनतम आयु कम से कम 18 और अधिकतम 25 वर्ष है। ये केवल अनारक्षित वर्ग के लिए है, रिजर्व है, और रिजर्व के लिए अलग होता है। आप जैसे देखेंगे ये पिछला वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कोटि पुरुषों के लिए न्यूनतम 18 और अधिकतम 27, जिसको आप लोग पिछड़ा वर्ग कोटि समझते हैं, उसका उम्र इससे जनरल की अपेक्षा 2 वर्ष अधिक दिया जाता है। जैसे इसमें अगर 25 दिया गया है तो इसका अधिकतम उम्र 27 वर्ष दिया गया है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के महिलाओं के लिए ये आपका पिछड़ा वर्ग जो हो गया पुरुष के लिए। अब पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए कितना उम्र बताया गया? तो कहा जाता है कि 18 से लेकर ये 25 तक ये पिछले वर्ग के लिए हो गया, ये हो गया जनरल के लिए। और पिछला वर्ग की अगर हम बात कर ले तो पिछला वर्ग का उम्र जो है वह 18 से 27 से 2 वर्ष अधिक दिया गया है।
और अगर महिलाओं की हम बात कर लें तो पिछला वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु 18 से 28 वर्ष है। इसके लिए महिलाओं के लिए 18 से 28 है, जबकि जनरल में आप देखेंगे कि पुरुष और महिला दोनों के लिए उम्र एक ही रखा गया है, 18 से 25। पुरुष हो या महिला, ये केवल जनरल कैटेगरी के लिए है। और इसमें यदि देखेंगे तो पुरुष एवं महिलाओं के लिए जो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं या पिछड़ा वर्ग के श्रेणी में जो भी आते हैं उसके लिए उम्र 18 से 27 रखा गया है। जबकि अगर देखेंगे कि 18 से 28 अगर देखेंगे कि पिछड़ा वर्ग के महिलाओं की अगर हम बात कर लें तो महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 18 से 25 वर्ष है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति कोटि के पुरुष एवं महिलाओं तथा ट्रांसजेंडर जिसको हम लोग उभयलिंग कहते हैं, अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु 18 से लेकर 30 वर्षों तक है। तो सबसे पहले आप अपने कैटेगरी को देख लें कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उस हिसाब से आपके लिए कितना एज बताया गया आप आराम से सीधा देख सकते हैं। या सिंपल मान कर चलते हैं कि अगर किसी भी श्रेणी के पुरुष या महिला हैं उसके लिए अलग अलग एज का कैटेगरी दिया गया है। जैसे अगर आप जनरल की बात कर लें तो वह 18 से 25 दिया गया है पुरुष या महिला दोनों के लिए। जबकि पिछला वर्ग की अगर हम श्रेणी की बात कर लें तो उसके लिए न्यूनतम आयु कम से कम 18 और अधिकतम आयु 27 वर्षों के लिए है। ये केवल पुरुष में है। अगर आप पिछले वर्ग में हम देख लें तो पिछला वर्ग के पुरुष के लिए 18 से 27 दिया गया है। जबकि पिछले वर्ग की महिलाओं की अगर हम बात कर लें तो उसके लिए न्यूनतम आयु 18 से 28 वर्षों तक है। आप उसके साथ साथ आप देखेंगे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या ट्रांसजेंडर जो भी आते हैं ये तमाम सभी के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष रखा गया है। सभी कोटि आरक्षण के बिहार के प्रशिक्षित बिहार एवं नामांकित गृह रक्षकों को निर्धारित विविध अधिकतम उम्र की सीमा 5 वर्षों के लिए छूट है। जैसे आप कह रहे हैं कि अगर आप बिहार सरकार की किसी भी प्रकार की जॉब में हैं या जिसको होमगार्ड गृह रक्षक कहा गया है या जिसको हम लोग होमगार्ड कहते हैं, होमगार्ड के लिए जितना भी अगर जनरल के लिए है तो उसका अधिकतम आयु 5 वर्ष प्लस हो जाएगा। अगर ओबीसी के लिए, ओबीसी में अगर कोई गृह रक्षक होमगार्ड है तो उसके लिए 5 वर्षों की आयु अधिक हो जाएगी। मतलब उसको केवल होमगार्ड या उसका विभागीय होने के कारण उसे 5 वर्षों की एक्स्ट्रा छूट मिलती है। सब कोई भी कैटेगरी से बिलोंग कीजिए, हर कैटेगरी में 5 वर्ष आप ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम ऊंचाई की बात कर लें कि इसके लिए न्यूनतम ऊंचाई क्या है, लंबाई जिसको हम कर सकते हैं, तो कहा गया अनारक्षित जो सामान्य वर्ग के लोग हैं एवं पिछले वर्ग के पुरुष, अनारक्षित एवं पिछले वर्ग के पुरुष के लिए न्यूनतम लंबाई जो है 165 सेंटीमीटर है। कहा गया है कि 165 सेंटीमीटर है। और इसी के साथ अगर हम देख लें कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष की अगर हम बात कर लें तो उसकी लंबाई 160 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम लंबाई 160 सेंटीमीटर है। आइए सभी वर्गों को महिलाओं के लिए ये 155 है। इसको थोड़ा सा ध्यान से पहले समझिए। कह रहा है कि अनारक्षित हो या पिछड़ा वर्ग जिसको ओबीसी कहते हैं उसके पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पुरुष के लिए न्यूनतम आयु जो है 165 सेंटीमीटर रखा गया है। जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष, अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए हम बात कर लें तो उसकी लंबाई 160 सेंटीमीटर रखा गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम लंबाई जो है यह 160 सेंटीमीटर रखा गया। और सभी वर्गों के महिलाओं के लिए महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए उम्र जो है या लंबाई जो है वह 155 सेंटीमीटर है। तो चलिए इसमें आप सीधा देख पाएंगे कि किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करने वाली महिलाएं अगर हैं तो इसकी हाइट जो है 155 सेंटीमीटर है। कहने का सेंस है कि 150 और लगभग 5 फीट 2 इंच, लगभग 5 फीट 2 इंच आएगा। मतलब
सभी वर्गों को महिलाओं की अगर लंबाई की अगर हम बात कर लें तो यह लंबाई समथिंग हो ही जाता है, इतना कोई खास इसका तो स्टैंडर्ड कैटेगरी है नहीं। इसके साथ अगर हम बात कर लें कि लंबाई के साथ साथ फिर और क्या होना चाहिए, तो कहा गया है कि पुरुष के लिए अभी हम बात करेंगे ये जो चेस्ट होता है महिलाओं सॉरी पुरुषों के लिए कितना चेस्ट होना चाहिए, तो कहा गया कि अनारक्षित जो अनरिजर्व कैटेगरी से लोग हैं और वह पुरुष है तो उनको बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए न्यूनतम, और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मतलब कहा गया है कि ये फुलाने से पहले और फुलाने के बाद लगभग 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है, 5 सेंटीमीटर का अनिवार्य है। इसी के साथ अगर हम देख लें कि अनारक्षित के साथ साथ अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग की हम बात कर लें, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बात करें तो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर चाहिए, उसमें भी 81 दिखा रहा था, और फुलाने के बाद भी 5 सेंटीमीटर। आप देखें कि अनारक्षित हो या अत्यंत पिछड़ा हो, दोनों पुरुषों के लिए चेस्ट में कोई विशेष कैटेगरिया नहीं रखा गया, दोनों के लिए ही न्यूनतम 81 सेंटीमीटर फुलाने के पहले और फुलाने के बाद लगभग 86 सेंटीमीटर। मतलब आप कह सकते हैं कि इसमें भी 5 सेंटीमीटर का अंतर है। फुलाने के बाद सीने की माप की कम से कम 5 सेंटीमीटर का ये होना बहुत अनिवार्य है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पुरुषों के लिए बिना फुलाए, इसमें थोड़ा सा रखा गया है कि अनुसूचित जनजाति जो है या अनुसूचित जाति के पुरुष के लिए बिना फुलाए आपका 79 सेंटीमीटर चाहिए और फुलाने के बाद ये 84 सेंटीमीटर। मतलब आप कर सकते हैं कि इसमें भी कोई खास डिफरेंट नहीं है, इसमें भी 5 सेंटीमीटर का अंतर दिखाया गया है फुलाने के पहले और फुलाने के बाद। दूसरी चीजें है अगर महिलाओं और अभ्यर्थियों की हम बात कर लें, महिलाओं कैंडिडेट के लिए ये दिखाया गया है कि महिला अभ्यर्थी के लिए सीना की माप नहीं होगी। और एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपको बताना चाहेंगे, ये वजन समथिंग लगभग हाइट के अनुसार चलता है, हाइट के अनुसार वजन होना बहुत अनिवार्य है। लेकिन न्यूनतम वजन जो बताया गया है कि सभी वर्गों की महिलाओं के लिए, महिलाओं में वजन की ज़्यादा अभाव देखा जाता है, इसलिए बताया गया कि कम से कम 48 kg का वजन होना अनिवार्य है, तभी आप इसकी आहारताओं को पूरा कर सकेंगे। दूसरी चीज़ें हैं कि किन्नर हो, कोथी हो, हिजड़ा हो या ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर, सिंपल बात कर सकते हैं। अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक तथा परीक्षा का मापदंड महिलाओं और अभ्यर्थियों के समान होंगे। अब कहा गया कि थर्ड जेंडर में जो भी आएंगे, थर्ड जेंडर के अंतर्गत आप कह सकते हैं कि किन्नर, कोठी, हिजड़ा या ट्रांसजेंडर, जो उसके लिए कहा गया कि किसके साथ इसका मैच करवाया जाएगा शारीरिक मापदंड, तो वह कहा गया कि महिला अभ्यर्थियों के साथ महिलाओं को जितना होना चाहिए उतना इस पुरुष को भी इसमें दिया गया है थर्ड जेंडर के लिए। इसके बाद अगर हम बात कर लें, इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम की अगर हम बात कर लें तो कहा गया है कि ऐसे तो बहुत सारे विषय को दिखाया गया है, लेकिन अगर यहाँ हम देखने की बात करें तो सबसे पहले आप देख लें सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान मतलब इसको आप सोशल साइंस कर सकते हैं। सोशल साइंस में अगर बात कर हम देख लें तो ये आपका हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इतने विषयों आपको सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ना होगा। जबकि आप देखेंगे विज्ञान में तो विज्ञान में देखेंगे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और ये बायो, ये सभी विज्ञान के अंतर्गत आपको पढ़ना होगा। जबकि मैथ में अगर हम देखें तो मैथ में एक बहुत अच्छा पॉइंट इसमें दिखाया गया है, और मैथ इसमें देखेंगे कि थोड़ा सा आपका 10th लेवल का होगा, 10th प्लस 2 का, ये दोनों का मैथ आपको पूछा जाएगा कि समानता ज़्यादातर 9-10 ही रहेगा। उसके बाद अगर हम हिंदी की बात कर लें कि हिंदी भी एक इसका इम्पोर्टेंट पार्ट देखने को मिलता है, खास करके बिहार पुलिस के लिए। तो बताया जा रहा है कि इसका हिंदी में अगर हम लोग को पढ़ना होगा तो सबसे पहले व्याकरण के साथ साथ उपन्यास, लेखिका या काल या कवि, ये तमाम चीजें हमको हिंदी के अंतर्गत ही पढ़ना होगा। दूसरी बात है इंग्लिश, इसका एक समस्या इंग्लिश का है और दूसरी समस्या
ना ना, एक समस्या केवल इंग्लिश का है। इंग्लिश समान सभी बच्चे नहीं पकड़ पाते हैं और ऐसा कोई खास है भी नहीं, इंग्लिश कोई उतना लीडिंग पॉइंट है भी नहीं। दूसरा एक है करंट अफेयर। करंट अफेयर्स भी इसके लिए उतना मैटर नहीं करता, समथिंग लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इसमें आता है। खैर, इतने विषयों को आपको बारी बारी से पढ़ना होगा और मेरे ख्याल से हर विषय को एनसीईआरटी से अगर हम पढ़ते हैं तो ज़्यादा परफेक्ट समझा जाएगा और हम लोग के लिए ज़्यादा उपयुक्त भी होगा। इसलिए और सभी विषयों को इतनी बारीकी से पढ़ें कि आपको कोई भी क्वेश्चन बच ना जाए। खैर, दूसरी चीज़ एक और भी है, और क्या है कि अगर कोई बच्चा इसमें चाहे कि ठीक है हिस्ट्री पढ़ेंगे, ज्योग्राफी नहीं, तो कोई बात नहीं, छाट सकता है। जैसे हम आइए एक बात आपको दिखाएंगे। अगर हम देख लेते हैं कि इसका जो कुल मार्क्स है, इस बिहार पुलिस के लिए जो कुल मार्क्स है, एक सेकेंड, इसके लिए जो कुल मार्क्स है या कुल मार्क्स ये 100 है। ये इसकी बहुत अच्छी सुंदरता भी है क्योंकि 100 मार्क्स आप कह सकते हैं कि 100 मार्क्स आपको 120 मिनट में बनाना है। ये परीक्षा इस लहजे से ही थोड़ा सा आसान हो जाता है कि आपको 120 वर्ग में ही 100 रन बनाना है। तो इस लहजे से इसमें टाइम का मेरे ख्याल से अभाव नहीं होता। अन्य परीक्षाओं को अपेक्षा इसमें बहुत पर्याप्त मात्रा में समय मिल जाते हैं। और दूसरी चीज है कि ये 100 मार्क्स का परीक्षा ही हम लोग 100 मार्क्स के लिए तैयारी करेंगे। 100 मार्क्स की तैयारी में हम लोग देखेंगे कि कैसे इसका कौन विषयों से कितना मार्क्स आता है, ये तमाम सारी बातें आपको दिखाया जाएगा। पहले इसकी थोड़ा सा आसान है, इसलिए हम पहले देख लेते हैं कि 120 बॉल में 100 रन बनाना है। मतलब ये परीक्षा आसान से आराम से आप लिख सकते हैं, टाइम आपके पास बहुत सारा पर्याप्त मात्रा में है। दूसरी चीजें हैं कि इसका टाइम को लेकर भी कभी ना कभी कुछ बच्चों को समस्याएं हो जाती है और 100 मार्क्स समथिंग होता है जिसमें ज्यादातर देखा गया है कि 60 से लेकर 70 तक ही ये जनरल कैटेगरी का कटअप आता है। ये पहले तो नहीं स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है कि कितना मार्क्स पर आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन के नेचर पर डिपेंड होता है, बच्चों की उपस्थितियां पर भी निर्भर होती है कि कितना मार्क्स पर कटअप जाएगा। लेकिन सामान्यतः जनरल के लिए 60 मार्क्स आता है। 60 मार्क्स पर ही लगभग रिजल्ट बनता है। मतलब आप कह सकते हैं कि 100 में 60 मार्क्स आपको लाना है। अब इसके लिए आपको समुचित विषयों की तैयारी करना होगा। इसमें आप चाहें तो 40 नंबर तो लगभग समथिंग आपके पास रिजर्व है, जो 40 नंबर के जितने भी विषय हैं उसको आप छोड़ सकते हैं और उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि कुछ नहीं, अगर हम कोई भी विषय को पढ़ते हैं, जिस विषय को हम लोग पढ़ रहे हैं उस विषय को एकदम अच्छे से पढ़ें, स्पष्ट पढ़ें, समझकर पढ़ें और इसके इम्पोर्टेंट पार्ट को पकड़ें, बाकी सभी को छोड़ दें कि उतना डीप लेवल से इसमें पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। उसके बाद अगर हम देख लें कि इसका जो रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट के विषय में अगर हम थोड़ा सा 1 मिनट के लिए देखते हैं तो रिजल्ट जो आता है वह कम से कम 30%, मतलब 30 मार्क्स आपको लाना अनिवार्य है। 30 मार्क्स से कम लाने वाले बच्चे को उसको पास नहीं, फेल माना जाएगा, क्योंकि कम से कम 30% लाना अनिवार्य होता है। दूसरी चीज है कि इसका जो लिखित परीक्षा का मार्क्स होता है वह आपके लिए बस केवल एक एंट्री गेट जैसा है कि अगर आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं, मतलब इसका जो मार्क्स है वह केवल क्वालिफाई के लिए है। यह इसका आपका और उसका आगे आप कोई मतलब भी नहीं बनता है कि आप सिंपली इतना भी आप कर सकते हैं कि इसका जो कुल मार्क्स है 100, इसमें आपको जो है अगर मान लिया जाए कि कटअप जो है अगर 65 पर आती है तो आप 90 मार्क्स लाकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो है आगे आपको मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। मेरिट लिस्ट जो है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड पर, मतलब पीटी पर पूर्णतः निर्भर करती है। आइए हम थोड़ा सा आपको पहले
पीटी का दिखाएंगे, ये तो केवल एक आपका पास मार्क्स हो गया, पास कर दिए। आपको शारीरिक मापदंड के लिए फिर बुलाया जाएगा और वहाँ आपको मार्क्स स्कोर करना है। अगर हम फिजिकल की बात कर लें तो थोड़ा सा 1 मिनट के लिए देखिए, हम आपको पीडीएफ निकाल कर दिखाते हैं। देखिए, ये जो इसका रिजल्ट की अगर लोग बात करें तो आपको सारा मार्क्स जो है जो मेरिट लिस्ट बनाने में काम आएगा, ये आपका फिजिकल से ही मिलेगा। कहा गया कि सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील मतलब 1.6 किलोमीटर आपके 6 मिनट में करने के लिए दिया गया है। इतना में अगर आप करते हैं तो केवल पास हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ बता रहा कि अगर कोई जनरल कैटेगरी के बच्चा जो है या पुरुष जो है वह 5 मिनट से कम, मतलब आप कह सकते हैं कि 4:59 आप जो देख रहे हैं 4:59, 5 मिनट से थोड़ा सा कम होना चाहिए। 5 मिनट से अगर थोड़ा सा कम है तो उसके लिए आपको 50 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात कर लें कि 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकंड तक अगर कोई बच्चे पास कर दौड़ पूरा कर लेते हैं तो उसके लिए 30 मार्क्स रखा गया है। और 5 मिनट यहाँ जो आपने देख लीजिए, खैर थोड़ा सा बताते हैं। कहा गया कि सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील का ये अधिकतम दौड़ रखा जाएगा, जिसमें 5 मिनट से कम में जो भी बच्चा वो अपना दौड़ को कंप्लीट कर लेता है उसके लिए उसको 50 मार्क्स मिलेंगे। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक अगर कोई बच्चे अपने इतनी दूरी की पूरी कर लेती है तो उसके लिए 40 अंक दिए जाएंगे। और 5:20 से लेकर 5:40 तक अगर हम बात कर लें तो उसके लिए 30 अंक दिए जाएंगे। और 5:40 से लेकर अधिकतम 6 मिनट तक अगर कोई बच्चा दौड़ पूरा कर लेता है तो उसके लिए 20 अंक मिलेंगे। और 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिए जाएंगे। तो ये आपका यही मार्क्स है जो आपका मेरिट लिस्ट में काम आएगा, मेरिट लिस्ट बनाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके साथ अगर हम देखें महिलाओं के लिए क्या है तो थोड़ा सा हम कहा क्या कि सभी कोटि, कोई भी कोटि हो, किसी भी कोटि की महिलाओं के लिए अगर हम बात कर लें तो 1 मील कहने का सेंस कि 1 किलोमीटर पर अधिकतम 5 मिनट में पूरा करना होता है। थोड़ा सा दौड़ को कम किया गया बट टाइम भी तो थोड़ा सा कम हुआ गया। अगर कोई अभ्यर्थी 4 मिनट से कम में, मतलब 4 मिनट तक अगर कोई पूरा करता है तो उसे 50 अंक दिए जाएंगे। और 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक और 4 मिनट 40 सेकंड तक अगर कोई पास आउट करता है
ये अपना दौड़ कंप्लीट करता है तो उसको 30 मार्क्स मिलेंगे और 5 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिए जाएंगे। इसमें कहा गया कि देखिए थोड़ा सा पहले बात को समझिए, बिहार पुलिस की जो वैकेंसियां होती है वह उसमें उतना पढ़ने की तो आवश्यकता है नहीं। इसका मुख्य जो है केवल आपका पीटी है और पीटी से ही मेरिट लिस्ट बनता है। इसलिए मेरे ख्याल से अगर आप इसके रिटेन की तैयारी करते हैं तो रिटेन तो केवल क्वालिफाइंग है, केवल पास करने के लिए है, जो आप पास करने के बाद आप यहाँ से ही अपना मार्क्स को स्कोर कर पाएंगे। तो कहा गया कि इस प्रकार अगर कोई अभ्यर्थी चाहे तो यहाँ से अपना मार्क्स जनरेट कर सकता है, मतलब अपना पीटी जो है फिजिकल जो है उसको स्टैंडर्ड बनाकर। दूसरा है गोला फेंक। अब कहा गया कि दौड़ से आप देखेंगे तो 50, 40, 30, 20 इतना मार्क्स का स्कोर कर सकते हैं। इतना में से कोई आप जितना स्टैंडर्ड आप दौड़ पाएंगे उस हिसाब से आपको मार्क्स स्कोर हो जाएगा। दूसरा है आपका गोला फेंक जो है, गोला फेंक में आप देखेंगे तो पुरुष के लिए 16 पाउंड का गोला होगा। 16 पाउंड का गोला आपको 16 फीट तक फेंकना होगा। अगर कहा गया कि 16 फीट से 17 फीट तक फेंकते हैं तो उसके लिए इसको अधिकतम 9 अंक दिए जाएंगे। 18 फीट से ज्यादा 19 फीट तक अगर फेंकते हैं, कहा गया 17 फीट से ज्यादा 18 फीट तक अगर फेंकते हैं तो उसके लिए आपको अधिकतम 13 अंक दिए जाएंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो इसका न्यूनतम जो हो गया 9 अंक दिए जाएंगे। 17 से 18 में 13 अंक दिए जाएंगे। 18 से 19 में 17 अंक दिए जाएंगे और 19 से 20 में आपको 21 अंक दिए जाएंगे और 20 फीट से ज्यादा फेंकने पर उसको 25 अंक दिए जाएंगे। मतलब आप कह सकते हैं कि न्यूनतम 13 हो गया, 17 हो गया, 21 हो गया और 25 हो गया। तो ये सभी आपका फिजिकल का एक पार्ट है। 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। अगर कोई अभ्यर्थी अगर यहाँ दौड़ में 50 ले आता है और यहाँ जो है कि 16 फीट से भी कम फेंकता है तो उसको असफल घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन कहा गया कि कम से कम आपको 16 फीट फेंकना ही होगा और ज्यादा से ज्यादा आप 20 फीट तक फेंकेंगे तो आपको मार्क्स बढ़ते चला जाएगा। अगर यही चीजें हम देखते हैं महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए तो कहा जाए कि महिलाओं अभ्यर्थी को 12 पाउंड का गोला फेंकना होगा 12 मिनट में। इसमें 16 पाउंड का था और इसमें 12 पाउंड का गोला रखा गया है। 12 फीट से 13 फीट तक अगर फेंका जाता है तो उसके लिए 9 अंक मिलेंगे और 13 से ज्यादा और 14 फीट तक अगर फेंका जाता है तो उसके लिए 13 अंक मिलेंगे। 14 फीट से ज्यादा एवं 15 फीट से कम अगर फेंका जाए तो उसके लिए 17 अंक मिलेंगे। इसी प्रकार कहा गया कि 16 फीट से ज्यादा अगर 16 फीट तक आप फेंकते हैं तो आपको पूर्ण मार्क्स 25 मार्क्स मिलेंगे। दूसरा है कि 12 फीट से कम फेंकने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिए जाएंगे। मतलब ये फीमेल के लिए है। अगर ये कहा गया कि हाई जंप की अगर बात करें तो कहा गया कि हाई जंप के लिए आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। हाई जंप के लिए आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। 25 मार्क्स में कहा गया कि अगर 4 फीट मिनिमम जो है वो 4 फीट रखा गया कि अगर 4 फीट आप करते हैं तो 13 अंक मिलेगा। 4 फीट 4 इंच के लिए आपको 17 मार्क्स मिलेगा। हाँ, आइए हाई जंप को हम देख रहे थे कि हाई जंप में बताया गया कि मिनिमम 4 फीट के लिए आपको 13 मार्क्स दिए जाएंगे, जबकि 4 फीट 4 इंची के लिए आपको 17 मार्क्स दिए जाएंगे। ये केवल
फीमेल अभ्यर्थी सॉरी मेल अभ्यर्थियों के लिए है, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कि 4 फीट 8 इंच अगर फेंकते हैं तो उसके लिए आपको 21 अंक दिए जाएंगे। 5 फीट ये अधिकतम रखा गया कि 5 फीट अगर आप फेंक लेते हैं तो आपको अधिकतम 25 अंक दिए जाएंगे। इसके साथ साथ अगर हम देख लें महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए, इसमें थोड़ी सी कम किया गया है कि 4 फीट से कम पुरुष अभ्यर्थी अगर कम कूद पाते हैं या उतना, तो उसको असफल घोषित कर दिए जाएंगे। जबकि सभी कोटि की महिलाओं के लिए अगर न्यूनतम ऊंचाई जो है वह 3 फीट रखी गई है। 3 फीट अगर वह पूरा करते हैं तो उनको 13 मार्क्स दिए जाएंगे। जबकि 3 फीट 4 इंची के लिए 17 अंक मिलेंगे और 3 फीट 8 इंची के लिए 21 मार्क्स मिलेंगे। इसके साथ अगर आप भी हम देखें और 4 फीट के लिए बताया गया कि 25 अंक मिलेंगे और 3 फीट से कम हाई जंप वाले महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। और यही सारे मार्क्स के आधार पर आपको मेगा सूची तैयार की जाएगी और वही मेगा सूची के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और उसी के आधार पर इसकी तैयारी पूर्ण हो जाएगी। खैर ये तमाम सारी इसकी जानकारियां हैं। इसके माध्यम से ही हम सारे कैटेगरिया को देख चुके हैं। आप भी इसको देखिए, अवलोकन कीजिए और फिर अपने आप को जज करके देखिए कि क्या इस कैटेगरी को आप पूरा कर पा रहे हैं। अगर ये फिजिकल छोड़ दीजिएगा, फिजिकल अभी ऐसा जरूरी नहीं है, फिजिकल तो एग्जाम के बाद भी कंप्लीट हो जाती है, बट उससे पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर होता है तो वह करना और भी आसान हो जाता है। खैर ये चीजें तो इसकी सबसे एक बड़ी समस्या बना हुआ है अभी आपका इसका मेन समस्या जो आप देखेंगे तो मेन है इसका फिजिकल एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद की समस्या है। खैर अब सवाल है कि आपको सबसे पहले इसको क्वालिफाई कैसे करेंगे। इसके लिए एक शैक्षणिक मतलब आप कह सकते हैं कि एक शैक्षणिक प्रोग्राम बनाना होगा और उस प्रोग्राम को बनाकर आपको उसको अलग अलग रूटीन में डिवाइड करना होगा। इस प्रकार आप क्या करेंगे कि एक चार्ट बनाएंगे और इसमें आप देखेंगे कि क्या पहला बताया गया था सामाजिक विज्ञान के साथ साथ आप देखेंगे विज्ञान। इसके बाद विज्ञान के बाद आप देखेंगे तो क्या था गणित। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हो गया हिंदी, एक हो गया इंग्लिश। तो कोई बात नहीं, इतना जो आपको बताया गया है इतना में अगर आप एक पार्ट को छोड़ भी देते हैं, अगर आप इंग्लिश को छोड़ भी देते हैं या आप अगर चाहें तो इंग्लिश, हालांकि उतना लीडिंग पॉइंट नहीं है, इंग्लिश से आपका लगभग 6 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। अगर आप इंग्लिश की तैयारी करते हैं तो हो सकता है कि आपको 5 मार्क्स मिलेगा और अगर तैयारी नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपको 2 मार्क्स मिल ही जाएगा। इसलिए हम लोग उतना नहीं इंग्लिश को थोड़ा सा अगर सक्षम है, अगर आप लोग सक्षम हो पाएंगे कि तो इंग्लिश को भी कवर कराने का प्रयास किया जाएगा। बट क्या है कि एक कहावत कहा जाता है कि बुढ़ सुगर पोस नहीं मानता, तो वैसे में इंग्लिश पढ़ना उतना मेरे ख्याल से कंपलसरी नहीं है, उतना जबरदस्ती करना भी नहीं है। वही एनर्जी अगर कोई और भी अपना इंटरेस्टेड विषय पर लगा दिया जाए तो 7 के जगह पर 9 मार्क्स आप वहीं से स्टोर कर पाएंगे। खैर अब ये कहना है कि तमाम विषयों की जानकारी जो है आपको मिल गई है। अब इसका एक है रणनीति, क्योंकि युद्ध जो है वो रणनीति से जीती जाती है। आप बहुत ऐसे लोग को देखेंगे। तो कहा गया कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो है वो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स,
ये तमाम विषय में आपको पढ़ना होगा। हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो आपका तीनों खंड पढ़ना होगा इसका, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। इसमें खैर वो टीचर का काम है कि कौन पार्ट है जो आपको वह छाट के पढ़ाएंगे, कहाँ विशेष पढ़ाएंगे। ये ज्योग्राफी जो देख रहे हैं इसमें और हिस्ट्री, इसमें भी विश्व इतिहास पढ़ना होगा, विश्व इतिहास पढ़ना होगा, और ज्योग्राफी में भी विश्व भूगोल पढ़ना होगा, विश्व भूगोल पढ़ना होगा। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब 2-4 क्लास की बातें हैं। 2-4 क्या, जितने भी आप क्रांतियां देख रहे हैं वो सब अगर आप पूरा कर लेते हैं तो लगभग आपका विश्व इतिहास कंप्लीट हो जाता है। उसी प्रकार इसमें भी दिखाया जाएगा कि विश्व स्तर का जो भी इम्पोर्टेंट माउंटेन वगैरह है ना, या रिवर वगैरह है, ये सब अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो मुश्किल से आप कह सकते हैं कि विश्व भूगोल 6 क्लास और विश्व इतिहास 6 क्लास और विश्व भूगोल 6 क्लास अगर पढ़ लेते हैं तो 12 क्लास में लगभग विश्व का काम खत्म हो जाएगा। केवल खास करके बिहार पुलिस के लिए, जहां तक उसका क्वेश्चन का नेचर देखा गया है, ऐसा कोई खास नहीं रहता है। तो ये दो तो उतना इम्पोर्टेंट पार्ट्स है, बट ये सब उतना लंबा विषय नहीं है और लंबा नहीं है। मुख्य आपका है ये गणित, जो प्रैक्टिस करने के लिए है। अगर गणित के साथ साथ कभी कभी ये भी देखने मिलता है, गणित के साथ साथ कभी कभी आप देखेंगे तो और भी इसमें क्वेश्चन को ऐड कर दिया जाता है, जैसे रीजनिंग। तो खैर अगर आपका गणित का फैक्ट सही है तो लगभग रीजनिंग का फैक्ट सही हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि रीजनिंग के लिए भी 2-4 क्लास मोटा मोटी आपको चला ही दिया जाएगा ताकि आपको रीजनिंग को भी कवर कर पाए। मैथ मेन है, प्रैक्टिस का चीज जो आप पर निर्भर करता है। बाकी अगर आप लोग मैथ में केवल प्रैक्टिस करके अगर संभाल लेते हैं तो फिर विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, हिंदी हो गया, ये तमाम सारे हम लोगों, ये हमारा काम है कि आप लोगों को पूरा करवाएंगे। पूरा करवाने का सेंस है, ऐसा नहीं कि मैथ भी हम पढ़ाएंगे लेकिन मैथ में आपका रोल ज्यादा होगा, मेरा रोल कम होगा। जबकि ये विषय जो आप देख रहे हैं, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, हिंदी, ये इसमें हमारा रोल ज्यादा होगा, आपका रोल कम होगा। आपका रोल केवल बस इतना ही है, रिवीजन करना और डेली का प्रयास करना, क्योंकि यह एक पूर्ण प्रोग्राम बनाया गया है ताकि इसमें एंट्री किया जा सके। और एंट्री करने के लिए आपको पूर्व से तैयारी करनी होगी, क्योंकि अगर आप एग्जाम के टाइम में इसको करते हैं तो मेरे ख्याल से सफिशिएंट समय नहीं मिल पाता है और आप अपना कोर्स भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। इसलिए जहां तक हम समझते हैं कि एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के पूर्व ही हम लोग पहले अपने सिलेबस को समथिंग खत्म कर लेंगे, ताकि फॉर्म भरने के बाद केवल रिवीजन और प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस के आधार पर ही हम लोगों को बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिल सकता है। खैर इसके लिए आप लोग को भी करना भी क्या होगा कि सबसे पहले तो आप इससे ऐड हो जाएंगे। ये जो रतन क्लासेस जो दिखाया गया है, रतन बैचेस, ये बैचेज है। इस बैचेज के माध्यम से पहले आप लोग यहाँ इंक्लूड हो जाएंगे। इंक्लूड के बाद आप देखेंगे कि आपको सारी विषयों का वीडियो यहाँ से अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक ऑब्जेक्टिव का लुसेंट का बुक अनिवार्य है, ताकि आप आराम से इसकी प्रैक्टिस भी कर सकेंगे। जितना यहाँ पढ़ाया गया उस आधार पर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, है ना। इसके साथ साथ आप लोगों को खैर छोड़ दीजिए, वो सब गाइड वगैरह वो सब छोड़ दीजिए, वो सब तो हम लोग यहाँ अवेलेबल करवा ही देंगे सभी बच्चों के लिए। आप लोग का बस काम है क्रीम खाई, बाकी हम मट्ठा मार के आपको देते रहेंगे, ताकि आपको कम से कम कंटेंट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सकेगा। तो खैर आप इस ग्रुप से, इस बैच जो है, ये बैच के माध्यम से आप ऐड हो जाएंगे। ये बैच बिल्कुल 100 का 100% निःशुल्क है और इस बैच के माध्यम से ही सभी बच्चा ऑनलाइन इसका लाभ ले सकेंगे, है ना। खैर चलिए, इसके साथ आप क्या करेंगे कि अगर संपर्क नंबर चाहिए या कांटेक्ट करना चाहिए तो आपको YouTube चैनल यहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं, या पिछले वीडियो में आप देखेंगे कि दिया गया है टोटल का, मतलब आप रतन बैच को जो देखेंगे, रतन बैच के लिए पूरा
डिटेल से बताया गया है कि इसकी क्या गुणवत्ता है, ऐसा क्यों रखा गया है और इसकी क्या फैसिलिटी है ना, और कैसे संपर्क करेंगे, तमाम सारी चीज़ें इसमें दिखाया गया है। आप इसके माध्यम से ऐड हो जाएंगे और आप लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप से भी ऐड हो जाए और तमाम सारी चीज़ें यहाँ से आप ले सकते हैं। जैसे संपर्क करने के लिए पहले तो हो गया कांटेक्ट, आप मोबाइल से कर सकते हैं। दूसरा आपका व्हाट्सएप जो है, व्हाट्सएप से भी संपर्क कर सकते हैं। दूसरा है कि वेबसाइट जो है worshipschool.in के माध्यम से भी आप संपर्क कर सकते हैं, है ना। और दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप, कहा गया कि सिर्फ टू द पॉइंट जो है व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप चैनल आप यहाँ से ऐड हो सकते हैं। और आपके लिए ये बहुत जल्द ही स्टार्ट किया जाएगा। सभी विषयों का एक रूटीन जारी कर दिया जाएगा। उस रूटीन के हिसाब से आप लोगों को एवरीडे क्लास उपलब्ध करवाया जाएगा। तो जहाँ तक मेरा आशा है, एक छोटी सी प्रयास है कि हम आप लोग को कुछ लाभ दे सकें। खास करके ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत प्राथमिकता दिया है अपने देश को, गरीबों को, देश के हित में काफ़ी कार्य किया है। और इन्हीं के निर्धन के बाद हम लोगों को दिमाग में एक ऐसा विचार आया कि कहीं ना कहीं हम लोग को भी थोड़ा माना जितना भी हो सके ऐसा कार्य करना चाहिए, ताकि वह कार्य लोक कल्याण कर सकते हैं या जन कल्याण के लिए कार्य किया जा सकता है। तो खैर चलिए, इसके बाद आप देखेंगे कि एक अगला वीडियो आएगा। उस वीडियो के माध्यम से ही आपका बिहार दरोगा का क्या कैटेगरियाँ होती है, क्या सिलेबस होता है, क्या पाठ्यक्रम वगैरह, तमाम सारी चीज़ें एक अगले वीडियो एसआई के लिए अलग से दिया जाएगा। और फिर दोनों के लिए अलग अलग क्लास अरेंज किया जाएगा और दोनों के लिए अलग अलग क्लास, अलग अलग वीडियो अवेलेबल करवाए जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि अगर आप लोग इस वीडियो में देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अगर इसका लाभ लेना चाह रहे हैं, तो आप लोग पहले ये बता दें कि आप किसके लिए एलिजिबल हैं। बिहार पुलिस या बिहार दरोगा के लिए एलिजिबल हैं। ये आप ग्रुप में मैसेज करके या कमेंट करके बताएं कि कितने बच्चे हैं जो बिहार दरोगा के लिए एलिजिबल है और बिहार एसआई के लिए एलिजिबल हैं। ये कमेंट बात हम बताएं ताकि हम क्लासिफाई कर सकें कि पहले कौन सा क्लास अनिवार्य है और कौन सा क्लास के लिए पहले कैसे अरेंज किया जाएगा, किसमें कितने बच्चे हैं, तमाम सारी चीज़ें ये केवल ऑनलाइन में दिखाया जाएगा। खैर चलिए, इसके बाद अगर किसी को और भी कोई समस्या है तो वह 9 AM से 2 PM तक फेस टू फेस सारडे इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल ऑफिस में आप संपर्क कर सकते हैं। आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेगी।